प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए रैखिक समीकरण निकाय जो कि आव्यूह से हल होने वाला है, एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो अक्सर बोर्ड में, खासकर यूपी बोर्ड में करीब करीब कंटिन्यू पूछा जाता है। आप देख रहे हो 3, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17 इस तरह का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन तो अक्सर पूछा जाता है या इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। पेपर में एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए 8 नंबर का एक फिक्स है, इसलिए इसको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। फ्री का नंबर है, बस थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी। तो क्या है क्वेश्चन हमारा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल एक्स, वाई एंड जेड। 3 चर राशियों एक्स, वाई और जेड में 3 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। जब 3 रैखिक समीकरण 3 चर राशियों में होते हैं तो उसी को निकाय बोलते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल होता एक्स वाई और 2 इक्वेशन होते तब 2 चर राशियों में समीकरण का निकाय कहा जाता। एक इक्वेशन रहेगा तो सिर्फ उसको रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन कहेंगे। 2 हो गया तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, 3 हो गया तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। चलिए, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, मैट्रिक्स मेथड से निकालनी है आपको। कौन से मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। क्या करेंगे हम? एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट को मैट्रिक्स ए मान लेंगे। तो लिखेंगे माना ए इज इक्वल टू एक्स के कोएफिशिएंट 2, 1, 3, 2, 1, 3, वाई के कोएफिशिएंट 1, -2 एंड 2, जेड के कोएफिशिएंट 1, -3, -3 और 4। इसको हमने मान लिया ए। वेरिएबल जो है एक्स वाई जेड, इसको हम मान ले रहे हैं कैपिटल एक्स। ये आप देख रहे हो कॉलम मैट्रिक्स बन जा रही है एक्स वाई जेड। और कांस्टेंट जो है इसको हम मान ले रहे हैं कैपिटल बी। ये भी हमारी कॉलम मैट्रिक्स 1, 1 एंड 5। ठीक, जब हमने ए मान लिया इसको, तब क्या बन जाएगा? समीकरण निकाय, समीकरण निकाय का आव्यूह रूप, आव्यूह रूप यानी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा? AX इज इक्वल टू B, implies that X इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब इसमें AX और B की वैल्यू अगर पुट कर दो तो देखो ऐसे बन जाएगा 2, 1, 1, 1, 1, -2, -3, 3, 2, 4। एक्स है एक्स, वाई जेड। दिस इज इक्वल टू 1, 1, 5। ए एक्स इक्वल टू बी को हम अगर ए एक्स और बी की वैल्यू पुट कर दें तो ऐसे आ जाएगा। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा किया जाए, मल्टीप्लिकेशन किया जाए और इसको कंपेयर किया जाए तो हमारा यही इक्वेशन फिर आ जाएगा। ये चीज़ आप कर करके देख लोगे। क्लियर? अब क्या करेंगे? पहला काम, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए निकालेंगे। तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1 -2 -3, 1 -2 -3 और 3, 2, 4। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो के सापेक्ष हम कर दे रहे हैं इसका एक्सपेंशन।
तो हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, -2 × 4 -8 हो गया। फिर -2 × -3 तो -6 + 6 हो जाएगा। फिर इसको -1 लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 × 4 4 हो जाएगा। -3 × -3 तो -9 प्लस हो जाएगा 9। फिर +1 × इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 × 2 2 हो जाएगा। -3 × -2 -6 तो +6 बन जाएगा। देखें क्या है, -8 + 6 -2 × 2 -4 हो गया। 9 4 13 -13 हो गया। और 6 2 8 + 8 हो गया। 13 4 17 -17 + 8 = -9 हो गया। यानी जो कि 0 नहीं है, दैट इज डज नॉट इक्वल टू 0। तो जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, यानी शून्य ना आए, तब हम कहते हैं कि हमारी मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय है। इम्प्लाइज दैट ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, दैट इज ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी अद्वितीय हल होगा। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसे x = ए इनवर्स बी से ज्ञात करेंगे। यानी जब इनवर्स हम निकाल लेंगे तो हम x = ए इनवर्स बी में पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारी x, y और z की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इनवर्स निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स मालूम करेंगे। मैट्रिक्स हमारी फिर लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या मैट्रिक्स हमारी है? मैट्रिक्स हमारी है 2 1 1 2 1 1 1 -2 -3 1 -2 -3 3 2 4 3 2 4। मैट्रिक्स हमारी 3×3 की है। तो इसके 9 एलिमेंट हुए, तो 9 कोफैक्टर होंगे। तो पहला कोफैक्टर क्या होगा इस एलिमेंट का? A11 होगा। तो लिखेंगे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स माने अवयव के कोफैक्टर्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हो गया। अब इसका क्या पैटर्न है? साइन पैटर्न हमने आपको बताया है, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसी प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये पहला रो वाला ले लिया। फिर माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस प्लस
माइनस प्लस, ये लिख लिया। वैसे तो हमने पिछले एक्सरसाइजेस में जो सोल्यूशन करवाया है इसको इस ढंग से लगवाया है कि a11 निकालना है, a11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1, इस तरह से निकाला है। तो इसकी वैल्यू भी यही प्लस ही आएगी। ऐसे ही a12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू m12, ऐसे बताया था। तो इसकी वैल्यू जो आएगी ये माइनस ही आएगी। तो बात एक ही है, थोड़ा इसमें जल्दी हो जाती है और आसानी हो जाती है। आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। क्लियर? क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व किए हैं। दिस इज इक्वल टू, आप डिटर्मिनेंट का निशान लिख लेंगे, यहाँ पर डिटर्मिनेंट का निशान लिख लेंगे, यहाँ भी लिख लेंगे। ये हुआ। तो a11 हमारा एलिमेंट क्या है? 2। 2 का कोफैक्टर क्या होगा? a11 होगा। क्यों होगा? हमने आपको बताया था 2 जो है किसकी जगह पर है? एलिमेंट a11। 1 किसकी जगह पर है? a12। ऐसे ही a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, यही चीज़। तो a11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 तो हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या बचा? -2 -3 2 4, -2 -3 2 4। ऐसे ही अब इस एलिमेंट का निकालेंगे, यानी स्मॉल a12 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर कैपिटल A12 आएगा। तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 1 -3 3 4, 1 -3 3 4 हो गया। अब इस एलिमेंट का निकालना हमको, तो a13 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 -2 3 2, 1 -2 3 2। अब आते हैं सेकंड रो पर, फर्स्ट एलिमेंट यानी a21। तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा? 1 1 2 4, 1 1 2 4। ठीक है। अब a22 एलिमेंट a22 का कोफैक्टर a22, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4। फिर एलिमेंट a23 दैट इज -3, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 2 1 3 2, 2 1 3 2। फिर एलिमेंट a31 का कोफैक्टर कैपिटल A31 आ जाएगा। ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो माइनर आएगा 1 1 -2 -3, 1 1 -2 -3 के। चलो a32 यानी स्मॉल a32 इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैपिटल A32, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 2 1 1 -3, 2 1 और 1 -3। फिर a33 यानी ए एलिमेंट है, यानी ये है, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 2 1 1 -2, 2 1 1 -2। अब इसको हम सरल कर लें, -2 × 4 -8, और फिर -2 × -3 -6, तो +6 हो जाएगा, इक्वल टू -2 आ गया। माइनस निशान पहले लिख लेंगे, 1 × 4 4 हो गया, फिर -3 × -3 तो +9 हो जाएगा, इक्वल टू -13। इस इक्वल टू 1 × 2 2, फिर -3 × -2 -6 हो जाएगा, +6 इक्वल टू 8 हो जाएगा। फिर माइनस निशान लिख लेंगे, 1 × 4 4 हो गया, -2 × 1 2 हो गया, तो 4 - 2 इक्वल टू 2, अब माइनस निशान है तो हो गया -2 के। दिस इज इक्वल टू 2 × 4 8 हो गया, -3 × 1 3 हो गया,
8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वल टू, माइनस निशान पहले लिख लेंगे, 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस 3 इंटू 1 3, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, माइनस निशान है तो माइनस 1 के। यहाँ आते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 3, फिर माइनस 2 इंटू 1 तो प्लस 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1 के। फिर माइनस निशान है, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, फिर माइनस 1 इंटू 1 1, माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 7, पहले माइनस है तो प्लस 7 बन जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 4, फिर 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। इस तरह से हमने इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के हमने कोफैक्टर निकाल लिए। -2 -13 8, -2 5 -1, -1 7 -5 आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमको डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है, तो हम यहाँ नोट कर ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आया है -9 आया हुआ है, और हमारा कैपिटल बी तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ लिखा ए है। तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। बस आपको सावधानी बरतनी है, यहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं। ये माइनर वाला यानी डिटरमिनेंट जो है 2/2 का, इसको ना लिख करके डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, तो उसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सारी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी, सारा समय आपका बर्बाद हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर? इसलिए इस पर बहुत ही प्रिकॉशन लेना चाहिए। 2 बार चेक कर लो, 3 बार चेक कर लो, तब आगे बढ़ो। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर हमने निकाल लिया। तो कोफैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स माना, इसको बी मान लेते हैं, इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इक्वल टू, अब A11 क्या है, -2, A12 क्या है, -13 है, A13 क्या है, 8। ऐसे ही सबका रख लेंगे, -2 5 -1, -2 5 -1, -1 7 -5, -1 7 -5। अब आ गया हमारा कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स। अब इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे वही हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा। therefore adjoint of A is equal to transpose of B, that is B dash is equal to, तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसका रो इसका पहला कॉलम बन जाएगा। तो -2 -13 उसके बाद 8 हो गया, फिर -2 5 -1 हो गया, फिर -1 7, फिर -5 बन गया। ये हमने निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए के। अब इनवर्स का फार्मूला याद ही होगा आपको। देयरफॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। दिस इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट कितना है, -9 है, तो 1/-9 इंटू, इसको लिख लो -2 -1 -13 5 7 -13 5 7
8 माइनस 1 माइनस 5, 8 माइनस 1 माइनस 5, ये हमने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए निकाल लिया। अब क्या करेंगे हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो जो मैट्रिक्स का इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी में एक्स ए इनवर्स और बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो लिखेंगे अब मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन माने आव्यूह समीकरण, आव्यूह समीकरण एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में मान रखने पर, मान रखने पर एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स वाई जेड ए इनवर्स तो हमने निकाला ही है। हमने देखा कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, यहाँ पर -1/9 से मल्टीप्लाई करके तब वैल्यू पुट करते हैं। आप ये काम ना करिएगा। ये काम तब करिएगा जब आपको सिर्फ इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए बोला गया हो। जहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला गया हो, वहाँ जब ए इनवर्स आप निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू रख करके इसको छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैलकुलेशन में आप उलझ जाओगे, इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर लाने में काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ेगी। इसका ध्यान रखना। दिस इज इक्वल टू तो -1/9 इंटू क्या है, -2 -2 -1 -2 -2 -1 -13 5 7 -13 5 7 8 -1 -5, ये हो गया। और उसके बाद बी क्या है, बी की वैल्यू रख ले रहे हैं। बी हमारा है 115 115, मल्टीप्लाई कर लो इसी पर, -1/9 इंटू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो -2 इंटू 1 -2, फिर -2 इंटू 1 -2, फिर -1 इंटू 5 -5 आ जाएगा। फिर -13 इंटू 1 -13, 5 इंटू 1 +5, 7 इंटू 5 +35, फिर 8 इंटू 1 8, -1 इंटू 1 -1, फिर -5 इंटू 5 -25। दिस इज इक्वल टू -1/9 -2 -2 -5 -9 हो गया, और 35 5 40 हो गया। 13 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर 8 - 1 गए 7, और -25 + 7 तो हो जाएगा 18 7 25 -18 हो जाएगा। ये हमारा। अब क्या करेंगे, -1/9 से अब जाके मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन गलती मत करिएगा कभी। दिस इज इक्वल टू -1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1/9 इंटू -9, तो माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। ये 9 3 तो 27 -3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा +2 आ जाएगा। इस तरह से हमारी जो मैट्रिक्स आई ये 3/1 है और ये भी 3/1 है। दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो आप जानते हो जब दो मैट्रिक्स सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू -3 एंड z इज इक्वल टू 2। इस तरह से हमारा यही आंसर हो गया। आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को लगाओगे, एकदम फ्री का नंबर है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन एकदम बाद में करेंगे। क्योंकि मैंने अनुभव किया है, बहुत से बच्चे को जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे देता हूँ तो यही गलती वो कर बैठते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, ख़ास करके
बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करना उनका मकसद होता है किस तरीके से आंसर आ जाए। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हर आदमी, हर इंसान अच्छी चीज़ पसंद करता है। कोई चीज़ सलीके से रखी जाए, कोई चीज़ सलीके से बनाई जाए, उसमें ब्यूटी होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए। जैसे आप अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हो, आप चाहते हो कि अच्छे सैलून में हमारी बाल की कटिंग हो, आप चाहते हो कि हर चीज़ हमारी अच्छी रहे, उसी तरह से क्वेश्चन भी कहता है कि हमको अच्छे ढंग से लगाओ। जब आप अच्छे ढंग से लगाओगे तो क्वेश्चन का सलूशन जो है देखने में अच्छा लगेगा, तो एग्ज़ामिनर जो है आपको अच्छे मार्क्स देंगे। अगर थोड़ी सी गलती भी होगी तो उसको जो है एग्ज़ामिनर साहब उसको अवॉइड कर देंगे। अब बच्चे करते क्या हैं, डायरेक्ट जो है ए लिख लिया, एक्स लिख लिया, बी लिख लिया, और उसके बाद ये सब लैंग्वेज कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जो है ना ट्रांसपोज लिखेंगे, एडजॉइन निकाल लिया, फिर इन्वर्स लिखा। ये सारी चीज़ कहीं लिखते नहीं, ये सारी चीज़ लिखी होनी चाहिए। इससे सवाल की खूबसूरती बढ़ जाती है और नंबर पाना एक कला है। तो आप जानते हो जो बच्चे टॉप करते हैं, 100% मार्क्स लाते हैं, यही सब खूबियाँ उनके अंदर होती हैं कि इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। और बहुत सी चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं बच्चे, तो आप इसको फॉलो कीजिए। क्वेश्चन को जो सिस्टमेटिक टीचर बताता है या हम आपको बता रहे हैं, उस तरह से आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। हमको कोई शौक़ नहीं लगा कि हम ज़बरदस्ती लिख रहे हैं, हम भी आंसर ला सकते हैं। अगर हमारा ये क्वेश्चन, ये वीडियो 18 मिनट की 17 मिनट की बन रही है, तो इसको हम जो है 7 मिनट में बना सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद आपको सिखाना है, हमारा मकसद आपको जो है अच्छी चीज़ें बतानी है। आप सीखो, उस रास्ते पर चलो, और इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ आप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर?